नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स की इस क्लास में। दोस्तों, समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा पिछली क्लास में की थी और आज उसी क्लास का ये दूसरा क्लास है। आज हम जानेंगे समुदाय और समाज में क्या अंतर है और समुदाय के कितने प्रकार होते हैं। तो डिटेल में ये चर्चा होने वाली है, डिटेल में अच्छे से क्लास ये होने वाला है। तो आप भी जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले जानते हैं समुदाय के प्रकार के बारे में। समुदाय कितने प्रकार का होता है? समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहा जाता है। चलिए फिर जानते हैं समुदाय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रामीण समुदाय, नंबर 2 नगरीय समुदाय। ठीक है, ग्रामीण समुदाय क्या होता है? प्रारंभिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। आज औद्योगिकरण, शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की ओर प्रोत्साहित तो कर रहा है, लेकिन आज भी शहरी दूषित वातावरण है ना, ये दूषित पॉइंट इंपॉर्टेंट है, से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देखकर ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो कुल मिला के ग्रामीण समुदाय मतलब ये हुआ कि गांव का समुदाय, यानी गांव का स्थान, गांव के वो भूभाग जहाँ पे लोग आज भी कुछ पुराने विधियों तौर तरीकों से रहते हैं, आधुनिकता से दूर रहते हुए, तो उसे कहते हैं ग्रामीण समुदाय। और कैसा होता है जब यहाँ पे उतना विकास नहीं है, उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, उतने वाहन नहीं होते हैं, तो यहाँ का वातावरण कैसा होता है? शुद्ध होता है शहरी वातावरण की तुलना में। तो इसलिए जो लोग शहर के धूल धक्कड़ से परेशान हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं या किसी अन्य वजह से उनको कोई दिक्कत होती है, तो वो कहाँ जाते हैं? अपने गांव की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, गांव में बसने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, गांव की जो हवा होती है वो भी दवा की तरह काम करती है, और खासकर पहाड़ों की। चलिए आगे जानते हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में। क्या क्या विशेषताएं होती हैं ग्रामीण समुदाय की? ग्रामीण समुदाय की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्य समुदाय में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाला प्रतिमान एक विशेष प्रकार का होता है जो आज भी कुछ सीमा तक नगर समुदाय से भिन्न है। कहने मतलब कि यहाँ का जो रहन सहन, तौर तरीका, लोगों का जीवन स्तर, जीने की शैली आदि है, वो पूरी तरह से कैसे होती है? नगरों से भिन्न होती है। चलिए आगे जानते हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं कैसी होती हैं, निम्नलिखित हैं। तो पहली विशेषता कृषि व्यवसाय। यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या होता है? ग्रामीण समुदाय में कृषि होता है, खेती बाड़ी करके लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे किसानी आदि सबसे ज़्यादा होती है, किसान परिवार आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ग्रामीण समुदाय में। चलिए फिर दूसरे नंबर पर जानते हैं क्या होता है प्राकृतिक निकटता। अब जो ग्रामीण समुदाय होता है, यहाँ पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं? प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं और प्रकृति से ही जो मिलता है भोजन, अन्न, पानी है ना, उसको ग्रहण करते हैं प्राकृतिक रूप में, है ना। बहुत ज़्यादा उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, जैसा नेचर से मिला वैसा ही उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगला पॉइंट है जातिवाद एवं धर्म की अधिक महत्व, है ना। धर्म का अधिक महत्व क्या होता है? यहाँ पे जातिवाद का स्तर अधिक होता है ग्रामीण समुदाय में, और ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो कि पुरानी व्यवस्था से चला आ रहा है। अभी भी ये नई व्यवस्था को अपनाना नहीं चाहते हैं। जो भी प्राचीन काल से धार्मिक और जातिगत भावनाएं थी, उसको ये जारी रखना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। अगला पॉइंट है सरल और सादा जीवन। ठीक है, यहाँ के लोग कैसे होते हैं? ग्रामीण समुदाय के सरल जीवन जीते हैं, सादा जीवन जीते हैं, बहुत अधिक दिखावे में नहीं रहते हैं। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। तो ये सारी कहावतें कहाँ से आई हैं? ये सब जो है ग्रामीण समुदाय से ही आई हैं। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं, पांचवा संयुक्त परिवार। जो ग्रामीण समुदाय होता है, यहाँ पे कई सारे सदस्य होते हैं जो साथ में ही रहते हैं, जिसमें दादा दादी, नाना नानी या और भी मतलब जो भी ग्रुप मेंबर हैं, चाचा चाची, जो मतलब एक पूरा परिवार साथ में मिल के रहता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? संयुक्त परिवार होता है। कहने मतलब कि यहाँ पे अलग अलग रहना
बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं, साथ में मिलकर जो है परिवार को चलाते हैं। इनका ये मानना होता है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारा परिवार मजबूत रहेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो बात बिल्कुल सही भी है। अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन में समीपता। इनका जीवन कैसा होता है? सामाजिक होता है, आपस में खुल करके ये दूसरे से मिलते जुलते हैं। सभी मेले आदि का जहाँ आयोजन होता है वहाँ पे जाते हैं, है ना, वहाँ पे उत्सव आदि मनाते हैं। कोई भी त्यौहार आता है तो साथ में मिल के मनाते हैं, या कोई अन्य शादी विवाह का कार्यक्रम या कुछ और भी जो है कार्यक्रम होता है तो सभी परिवार के साथ में, ग्रामवासियों के साथ में मिल करके आपस में ये लोग मनाते हैं। संयुक्त रूप से ये अपना सामाजिक जीवन जीते हैं। चलिए आगे जानते हैं। तो अगला पॉइंट है 7, सामुदायिक भावना। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि ये समाज में रहना पसंद करते हैं, है ना, अकेलापन नहीं पसंद होता है। तो इनमें कैसी भावना होती है? सामुदायिक भावना होती है, एक समुदाय की भावना होती है कि हम सब मिलकर साथ में रहेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, है ना, अपने धर्म को, अपने नियम को, अपना जो है रहन सहन को, हर चीज़ को साथ में मिलकर के हम करेंगे। अगला पॉइंट है स्त्रियों की निम्न स्थिति। इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी यहाँ पे स्त्रियों की जो थोड़ी स्थिति है थोड़ी निम्न रहती है, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा देश था। जो समाज था पुराना प्राचीन समाज था वो कैसा था? पुरुष प्रधान था। तो इसलिए स्त्रियों की थोड़ी सी अपेक्षा की जाती थी, उनका शिक्षा आदि जो है पुरुषों की तुलना में कम दी जाती थी। हालांकि अन्य कार्यों में जो है स्त्रियां पुरुषों से भी आगे देखने को मिली हैं बहुत सारे कार्यों में, है ना, जैसे घरेलू कार्य है, सिलाई कढ़ाई या अन्य सजावट के काम या परिवार को संभालने का काम। तो वहाँ पे स्त्रियां जो है पुरुषों से कई बार आगे भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति कैसी है? थोड़ी निम्न पाई जाती है इस समाज में, ग्रामीण अंचल वाले समाज में। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में। ठीक, अगला पॉइंट है 9, धर्म एवं परंपरागत बातों पर अधिक विश्वास। जो धर्म और परंपरा की जो बातें होती हैं इसमें ये जरूरत से अधिक जो है विश्वास करते हैं, और कई बार यह विश्वास क्या बन जाता है दोस्तों? अंधविश्वास का रूप ले लेता है। कैसा? अंधविश्वास, जो कि बड़ा घातक होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी ये ऐसे समाज में देखने को मिलती हैं, ऐसे समुदाय में देखने को मिलती हैं कि जो आंखें मूंद करके कुछ कुरीतियाँ में जो बदल चुकी हैं उनका भी ये पालन करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है भाग्यवादिता एवं अशिक्षा का बाहुल्य। जो ये समुदाय होता है ग्रामीण समुदाय, ये भाग्य पर, है ना, भाग्य जिसे लक कहते हैं इंग्लिश में, इस पे ज़्यादा मतलब वो करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो भाग्य में होगा हमें मिलकर ही रहेगा, जो हमारे कर्म में लिखा है वो होके ही रहेगा, है ना, इसको ज़्यादा बदला नहीं जा सकता है। और अशिक्षा का भी थोड़ा इसमें ये रहता है कि ऐसे समुदाय में विद्यालय आदि या उच्च शिक्षा आदि की व्यवस्था नहीं होती है ना, या पहले ज़माने में नहीं होती थी। अब तो मान लीजिए काफ़ी विद्यालय आदि खुल गए हैं ग्रामीण समुदाय में भी, लेकिन जो है पहले क्या था, अशिक्षा का बहुत ही ज़्यादा स्तर यहाँ पे देखने को मिलता था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ग्रामीण समुदाय। अब जानते हैं हम लोग नगरीय समुदाय के बारे में, ये नगरीय समुदाय कैसा होता है। ठीक है, नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाए गए, लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार के बढ़ने से नगर का रूप धारण कर लिए। अब देखिए, नियोजित ढंग से क्या होता है कि पूरी प्री प्लानिंग के जरिए बसाया गया जो है एरिया, उसे कहते हैं नियोजित ढंग से बसाया गया क्षेत्र। यानी जो नगरीय व्यवस्था होती है, नगरीय समुदाय होते हैं, वो कैसे होते हैं? नियोजित ढंग से, कि भाई नदी कहाँ होगी, नाला कहाँ होगा, रास्ता कहाँ होगा, सड़क कहाँ होगी, ये सारा चीज़ कैसा होता है? प्लानिंग के जरिए होता है। ठीक है, प्लानिंग के जरिए होता है। लेकिन ग्रामीण में क्या होता है? ऐसा कुछ कोई खास प्लानिंग नहीं होती है, जहाँ पे जिसको जो स्थान मिला वहीं पे वो घर बना लिया होता है। ठीक है, और नगरीय नियोजित ढंग से सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो ये है अपने शहर में चंडीगढ़, अपने देश में मतलब चंडीगढ़ जो कि राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। इसको देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत चंडीगढ़ को बसाया गया है पूरा प्लानिंग के जरिए, पूरा नियोजित ढंग से। और आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे वहाँ पे जो चौराहे होते हैं या सड़कें होती हैं आपस में इस तरह से चतुर्भुजाकार में, मतलब इस तरह से काटती हैं बीच में
चौराहे वगैरह आपको इस तरह से देखने मिल जाएंगे। पेड़ पौधे की लोकेशन जो भी आपको देखने मिलेगी तो एक एकदम विशेष प्लानिंग के जरिए देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। ऐसे और भी जगह हो सकती हैं, हमने चंडीगढ़ के बस एग्जाम्पल लिया जाने के लिए। आगे चलते हैं। नगरीय समुदाय का अर्थ, नगरीय शब्द नगर से बना है ना। नगरीय समुदाय का अर्थ जानते हैं, तो नगरीय शब्द नगर से बना है जिसका अर्थ नगरों से संबंधित होता है। जैसे शहरी समुदाय एक सूत्र में बांधना अत्यंत कठिन है ना। शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना कठिन है। यद्यपि हम नगरीय समुदाय को देखते हैं, वहाँ के विचारों से पूर्ण अवगत हैं, लेकिन उसे परिभाषित है ना करना आसान नहीं है। ठीक है, कोई विशेष हम डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं परिभाषित। नगरीय समुदाय की विशेषताएं, यही जानते हैं नगरीय समुदाय की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त नगरीय समुदाय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की जाए। बिल्कुल सही बात है, जिससे संबंधित प्रत्येक पक्ष को आकर नगरीय समुदाय को चित्रित कर सके। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं हैं आइए जानते हैं। तो पहली विशेषता है नगरीय समुदाय की क्या, जनसंख्या का महत्व, जनसंख्या का अधिक घनत्व। नगरीय समुदाय में क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व हमेशा ही अधिक होता है। यहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड स्थान पे है ना, बहुत ही संकीर्ण स्थान पे लोग पास पास रहते हैं। जो घर भी बने होते हैं बहुत पास पास पे होती हैं, दुकानें जो होती हैं पास पास में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थान का अभाव होता है। जो स्थान होता है या भौगोलिक स्थिति के कारण या अन्य स्थितियों के कारण यहाँ पे स्थान महंगे होते हैं, जिसलिए लोग जो है पास पास में ही घर बनाते हैं। और ये कैसे घर बनाते हैं, बहुमंजिली इमारत बनाते हैं, क्योंकि स्थान का अभाव होता है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक बनाते हुए बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जाता है। दूसरी विशेषता यह है विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र। जो क्या नगरीय समुदाय है ना, शहरी व्यवस्था है, ये क्या होती है, विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र होती है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं, या तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए या कमाने के लिए। तो क्या होता है भाई, कई कल्चर के लोग आ जाते हैं है ना। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म से आ रहा है, कोई जैन से आ रहा है, कोई बौद्ध से आ रहा है, कोई मुस्लिम से आ रहा है, कोई ईसाई धर्म से आ रहा है। तो कई तरह के यहाँ पे धर्म आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे कल्चर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था होती है, ये विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र बन जाती है। अगला पॉइंट है औपचारिक संबंध। ठीक है, यहाँ पे जो लोग होते हैं आपस में उतना नहीं घुलते मिलते है ना, उतना दिलों से लगाव नहीं करते जितना कि ग्रामीण व्यवस्था में किया जाता है ना, ग्रामीण समुदाय में किया जाता है। यहाँ पे लोग फॉर्मल तरीके से औपचारिक संबंध बनाते हैं, केवल बिजनेस चलता रहे है ना, काम चलता रहे, इस तरह से जो है अपने संबंधों को बना के रखते हैं। ठीक है, उतना घुलनशील या उतने मिलनसार नहीं होते हैं जितना कि ग्रामीण व्यवस्था में होते हैं लोग। अगला पॉइंट है अंधविश्वासों में कमी। ठीक है, अंधविश्वासों में कमी। ठीक, ये कोई मिसप्रिंट हो गया है, कोई वर्ड गलत टाइप हो गया है। तो अंधविश्वासों में यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। तो जैसे कि ग्रामीण व्यवस्था में लोग शिक्षित कम होते थे और पुरानी जो है रीतियों को ही अपनाते थे, जो कुरीतियाँ बन गई हैं उस पे ही चलते रहते थे। तो ऐसा शहरों में नहीं है, इसमें नई नई चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करते हैं और नए ज़माने के साथ आगे बढ़ते हैं और उतने अंधविश्वास को पालन नहीं करते हैं जितना कि ग्रामीण व्यवस्था में लोग करते थे। अगला पॉइंट है आवास की समस्या। यहाँ पे रहने का स्थान मैंने जैसे बताया कि बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पे आवास की हमेशा समस्या बनी रहती है। कई बार तो जो है आवास की यह समस्या जो है गंदगी का भी रूप धारण कर लेती है। ऐसे स्थान बहुत ही गंदे हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली आदि के पास में जो झुग्गी झोपड़ियों का जो है, देखिए कितना कंजेस्टेड एरिया है। पास पास में बहुत सारी जो है झुग्गी झोपड़ियाँ होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ वो वाला क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा गंदगी से ग्रसित रहता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा वो क्षेत्र, इसलिए जो है यहाँ पे आवास की समस्या रहती है और उसकी वजह से गंदगी आदि की भी समस्या रहती है। वर्ग अतिवाद, यहाँ पे वर्ग जैसे ग्रामीण व्यवस्था में जातिवाद जो होता है, जातिवाद धर्म इसकी जो है अधिकता होती है, ऐसे ही यहाँ पे वर्ग का अतिवाद है। वर्ग क्या अतिवाद का बनने मतलब जैसे यहाँ पे समुदाय जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो गरीब लोगों में बढ़ जाता है और एक अमीर लोगों में बढ़ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दो वर्ग बन जाते हैं, एक गरीब एक अमीर। ठीक है, गरीब लोगों का अलग जो है रहना सहना खान पीन कल्चर होता है, अमीर लोगों का अलग लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ग का अतिवाद होता है। अगला है श्रम श्रम विभाजन। ठीक है, जो वर्क है लोगों का वो क्या होता है, कैसा होता है, डिवाइडेड होता है। हर कोई अपना काम करता है, सबके लिए एक काम बटे हुए हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, है ना। जो शिक्षित है व्यक्ति है ना, वो ऑफिस के काम करेंगे, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो अन्य दूसरे काम करेंगे। इसलिए जो है यहाँ पे पूरी तरह से वर्क का डिवाइडेशन होता है, काम बटा हुआ। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है एकाकी परिवार की महत्ता। एकाकी यानी न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पे कैसे लोग होते हैं, ज़्यादातर तो मियाँ बीबी और बच्चे इन्हीं तीनों में रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं कि दादा दादी भी साथ में रहें, है ना, और या कोई और भी साथ में रहे। ठीक है, चाचा चाची मामा मामी साथ में रहने में मतलब यहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, जिसकी वजह से ये साथ में नहीं रह सकते और ये एकाकी परिवार की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि इनको कुछ तो लाभ होते हैं लेकिन काफ़ी नुकसान भी होते हैं जिसकी वजह से। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करें, क्या लाभ क्या नुकसान है। आप स्वयं भी समझदार हैं, सोच सकते हैं कि एकाकी यानी एकल परिवार में रहने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और संयुक्त परिवार में रहने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। संयुक्त परिवार में रहेंगे तो दादा दादी बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे जो अपने अनुभव को बच्चों से साझा करेंगे। ठीक है, तो हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। लेकिन एकाकी परिवार में क्या होता है कि भाई मान लीजिए पति पत्नी दोनों ही जॉब वाले हैं, तो दोनों जॉब पे चले गए, है ना, बच्चा अकेला घर पे रह गया। अब अकेला बच्चा क्या करेगा, ठीक है, घर में रह गया या स्कूल से आया फिर भी थोड़ी देर के लिए घर पे ही अकेला है, तो अकेला बच्चा जो है परेशान होगा, गलत आदत में पड़ेगा, गलत संगत में पड़ेगा, है ना। उसको सही राय देने वाला कोई नहीं रहेगा, सही दिशा नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार के कुछ नुकसान हैं, कुछ फायदे भी हैं एकाकी परिवार के। चलिए आगे जानते हैं धार्मिक लगाव की कमी। अब देखिए जो शहरी समुदाय के लोग होते हैं, है ना, शहरी जो व्यवस्था होती है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं तो वो धर्म आदि चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते। हाँ, ये मानते हैं ये चीज़ें होती हैं, इनसे हमको जुड़े रहना है, लेकिन बस एक सीमा तक, है ना। बहुत ही ज़्यादा धर्म को लेकर के ये परेशान नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जानते हैं सामाजिक गतिशीलता। यहाँ पे क्या होता है कि सामाजिक गतिशीलता होती है। सामाजिक गतिशीलता कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे सभ्यता संस्कृति कल्चर में तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तेजी से बदलाव। ठीक है, ये चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई नया फैशन आ गया जिसको ट्रेंड कहते हैं, वो आ गया तो उसको ये जल्दी अपना लेते हैं, तो जिससे कि क्या होता है, इनमें सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है, इनका कल्चर देखने को, मतलब कल्चर में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट जानते हैं कैसा है राजनैतिक लगाव। इनमें जो शहरी व्यवस्था के लोग होते हैं, शहरी समुदाय के, इसमें क्या होता है, इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इनमें राजनीतिक लगाव होता है, यानी पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव होता है। ये राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। देश की व्यवस्था कैसे चले, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, या हमारे मेयर शहर के क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ये अधिक नज़र रखते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा जो है देश आगे बढ़ता रहे, हमारा विकास होता रहे, यानी ये अपने विकास के लिए बहुत ही जागरूक होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन समझ में आया है। सेशन आपको समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट लर्नर्स का यूट्यूब चैनल जो है कनेक्ट हो चुका है इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट लर्नर्स ऑफिशियल नाम से। इस पर जाकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टडी रिलेटेड काफ़ी कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के हर एक लेक्चर की फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये सारी PDF जो है फ्री है, आगे चल के पेड हो सकती है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएं और सारी की सारी PDF को आप डाउनलोड करें और पढ़ें, तो आपकी कंपटीशन की सारी तैयारियों में जो है आपको फ़ायदा देगी और आपकी स्टडी को बूस्ट मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।